पहाड़ी लोग हैं वो इस तरह की गुंडागर्दी में नहीं होते हैं। जहाँ भी नाम आता है ये बाहरी लोगों का आता है। अब ये काऊ की बात आप करें तो इनका मूल निवास भी आप पता करें, उत्तराखंड के मूल निवासी है ही नहीं। शायद इसी वजह से इनकी ऐसी प्रवृत्ति है कि इनके ब्लड में गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी कम से कम मत करिए, इसका हम विरोध करते हैं। काऊ जी थे वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी है। एक नेता है कोई पुंडीर करके, उनका भाई है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और अपराध भी छोटे नहीं, हत्या और उस तरह के बड़े अपराध जिसे कहूँगा। बाहर से लोग आ रहे हैं, यहाँ पे जमीन खरीद रहे हैं, भू कानून सख्त नहीं है, तो इस पे क्या लगता है आपकी संस्कृति बचे रहेगी अगर अगली बार अब यूकेडी नहीं आती है या फिर इसी तरह प्रकरण चलते रहता है? जिस दिन राजधानी देहरादून से उठा के गैरसैंण में ले जाई जाएगी उस दिन यहाँ की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गैरसैंण राजधानी बनाए कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी है, कुछ लोगों को वहाँ ठंड लग रही है। कैसी बात करते हैं, एक पहाड़ी विधायक होते हुए आप गैरसैंण का विरोध कर रहे हो। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। और लैंसडाउन के विधायक हो आप, वहाँ तो मैं समझता हूँ कि हर साल बर्फ पड़ रही है, इस साल भी पड़ी है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मुझे ठंड लग रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। जिस दिन राजधानी गैरसैंण चली जाएगी सारे के सारे गुंडे यहाँ देहरादून से भाग जाएंगे। खासतौर पे प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं उनके लिए तो हॉट केक बना हुआ है ना देहरादून। तो इनकी तो कार्यशैली के हिसाब से काऊ इनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पैसा इनको खूब मिल जाता है। गुंडागिर्दी हो, रियल इस्टेट के 2 नंबर के धंधे हो, हर जगह से पैसा सरकार को मिलता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आज हम आए हैं रायपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं रायपुर से आशुतोष नेगी जी, यूकेडी के आशुतोष नेगी जी। नेगी जी, रायपुर विधानसभा क्षेत्र दोबारा से सुर्खियों में आ गया है और इस बार वो सुर्खियों में आया है विधायक जी के नाम से। क्या कहना चाहेंगे आप? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और मैं ये समझता हूँ कि गलत कारणों से आया है सुर्खियों में। विधायक काऊ, उनको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, जो भी बातचीत होती है, समस्याएं तो देखिए जब आप जनप्रतिनिधि होंगे तो समस्याएं तो आपके पास आएंगी ही, और आपको लगातार जो है जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे मिलना ही होगा। लेकिन आप गुंडों को लेके जाएं, वो गुंडे वहाँ पे मारपीट करें, इस हद तक मारपीट करें कि निदेशक का सर फोड़ डालें, उन्हें टाँके लग जाएं, तो ये बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ ये एक अच्छा संकेत जो है वो राजनीति के लिए नहीं है कि इस तरह के लोग राजनीति में सफल हुए हैं और लगातार सफल हो रहे हैं। मैं इस बार यहाँ से दावेदारी भी कर रहा हूँ और मैं सभी लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे आशुतोष नेगी के जीतने का प्रश्न नहीं है, यहाँ पे उस मानसिकता के जीतने का प्रश्न है जो समाज को न्याय दिलाना चाहती है। मेरा, आपने अगर पुराना रिकॉर्ड देखा हो तो मैं अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने से लेकर जहाँ भी जिसके खिलाफ अन्याय होता है, केशव थलवाल का वाला प्रकरण हो, कोई भी प्रकरण हो, न्याय की लड़ाई यहाँ लड़ता हूँ। और इस तरह के लोग, मैं चाहता हूँ ये लोग अगर जितना ज़्यादा सफल होते रहेंगे उतना समाज जो है अपराधियों से भरा रहेगा। हत्याएं और जितने अपराध, बलात्कार, इस तरह की चीज़ें बढ़ती रहेंगी। इस तरह से लोगों के से याद आया कि जो काऊ जी थे वो अकेले नहीं गए थे, उनके साथ कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनमें एक हिस्ट्री शीटर भी है। तो उनको वो क्या करने गए थे, जो हिस्ट्री शीटर है वो क्या करने गया था? कि देखिए, जो उन्होंने कंप्लेंट दे रखी है पुलिस को, अजय नौडियाल जी ने, जो निदेशक हैं, उसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ जो है 1 दर्जन से ज़्यादा लोग थे जिनके हाथों में ईंट भी थी। और जो हिस्ट्री शीटर है उसका नाम कल्ली है। कल्ली जो है भाजपा के एक नेता हैं, कोई पुंडीर करके, उनका भाई है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है और अपराध भी छोटे नहीं, हत्या और उस तरह के बड़े अपराध जिसे कहूँगा, उस तरह के अपराध उनके नाम पे हैं। और वो वहाँ पे जाते हैं, वीडियो में साफ तौर पे अजय नौडियाल जी की जो नेम प्लेट है उसको हाथ से पकड़ के यूं करके तोड़ रहे हैं, पीछे से एक व्यक्ति आके कुर्सी फेंक रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कि आप धमकाने गए थे निदेशक को कि आप काम करिए नहीं तो आपकी पिटाई होगी। ये कोई तरीका नहीं हुआ। पहाड़ में रह के पहाड़ियों के साथ ऐसा हो रहा है, ये गलत। बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि हम तो देखिए, हम पे आरोप लगाया जाता है कि आप पहाड़ क्यों करते हो। हम ये कहते हैं कि भाई ये राज्य जो है ये मूल निवासियों का है, जो इस पहाड़ी भूभाग में 1950 से पहले रहते थे, वो मूल निवासी हैं, वो पहाड़ी हैं क्योंकि पहाड़ी प्रदेश में रहते हों। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि बाहरी प्रदेश का व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए। हमारे पहाड़ के लोग, यहाँ उत्तराखंड के लोग भी बाहर नौकरियाँ करते हैं, लेकिन अगर वो वहाँ गुंडागर्दी करेंगे तो क्या उन्हें वहाँ के लोग पसंद करेंगे? नहीं करेंगे पसंद। तो हमारा ये कहना है कि एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, और जहाँ
आप नौकरी करने आए हैं या रोजगार के लिए आए हैं, यार आप बस भी गए हैं तो वहाँ के मूल निवासियों का सम्मान तो करिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, पंजाब का नहीं आना चाहिए, यूपी से नहीं आना चाहिए। हमारे लोग भी जाते हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, लेकिन आप सभ्य तरीके से रहिए, गुंडागर्दी कम से कम मत करिए। इसका हम विरोध करते हैं। और ज़्यादातर देखने में ये आता है कि जो हमारे पहाड़ी लोग हैं वो इस तरह की गुंडागर्दी में नहीं होते हैं। जहाँ भी नाम आता है ये बाहरी लोगों का आता है। अब ये काऊ की बात आप करें तो इनका मूल निवास भी आप पता करें। मैंने जहाँ तक इनके बारे में पता किया है, ये उत्तराखंड के मूल निवासी है ही नहीं। शायद इसी वजह से इनकी ऐसी प्रवृत्ति है कि इनके ब्लड में गुंडागर्दी है। ये मेरा आरोप है। कहाँ के रहने वाले काऊ? भाई मुझे जहाँ तक बताया गया कि हरियाणा के मूल निवासी हैं जी। तो हरियाणा, चंडीगढ़, ये जो गाड़ियाँ आती है यहाँ पे वो हुड़दंग मचाती है, वहाँ के लोग हुड़दंग मचाते हैं, ये कह रहे हैं आप? मैं यही कह रहा हूँ कि हरियाणा से या पंजाब से जहाँ से भी आप आ रहे हैं, आपका स्वागत है यहाँ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत आइए, आप आइए, आपका स्वागत है। लेकिन जो यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ जिस तरह के शरीफ लोग रहते हैं, हमें ये हुड़दंग पसंद नहीं है। आपको लगता है यहाँ पे जो उत्तराखंड का कल्चर है वो बचा हुआ है अभी, जो आप कल्चर की बात? अभी काफ़ी हद तक बचा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो संस्कृति हमारी है, यहाँ देहरादून में भी लोग आज भी यहाँ पे पांडव शादियों में पांडव नृत्य होते हैं। भड्डू का दाल और भात बैठ के लोग जो है आप एक अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं। घर में शादी ब्याह के अवसर पर जो है ज़मीन में बैठ के भड्डू का दाल भात खाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। ये मैंने टोपी पहनी है तो ये पहाड़ी टोपी है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया। हमें चाहते हैं जो हमारी संस्कृति है वो बची रहे, और जो बाहरी प्रदेशों के लोग भी हैं वो हमारी संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें सीखें। तो आपको क्या लगता है जो ये एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, 2 घंटे में दिल्ली से यहाँ आ जाओ, और बाहर से लोग आ रहे हैं यहाँ पे ज़मीन खरीद रहे हैं, भू कानून सख्त नहीं है, तो इस पे क्या लगता है आपकी संस्कृति बचे रहेगी अगर अगली बार अब यूकेडी नहीं आती है या फिर इसी तरह प्रकरण चलते रहता है? तो क्या लगता है? देखिए सही कह रहे हैं, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है कि एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, इसका मतलब 3 घंटे में दिल्ली से आदमी यहाँ आ जाएगा। अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि क्यों बना। भाई केंद्र सरकार ने उसमें पैसा लगाया, तो हर एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। भाई समय बचेगा तो आप जल्दी दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से देखिए उत्तराखंड के बहुत सारे लोग दिल्ली में भी जॉब करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को सुविधा भी है कि दिल्ली से मतलब अगर वो जॉब करते हैं सैटरडे को आना चाहें तो 3 घंटे में यहाँ आ सकते हैं। जो लोग उत्तराखंड के बारे में सोचते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो ये बोलते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है तभी दिल्ली जाना पड़ रहा है उत्तराखंड के लोगों को, और दिल्ली हरियाणा से लोग आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, और टूरिज्म ओवर क्राउडिंग भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ के ट्रैफिक को मैनेज करने की ज़रूरत है, गाड़ियाँ कम करने की ज़रूरत है, बसेस लाने की ज़रूरत है। देखिए मेरा तो सीधा सीधा ये कहना है कि इन समस्याओं का समाधान उत्तराखंड क्रांति दल की विचारधारा में है। जिस दिन राजधानी देहरादून से उठा के गैरसैंण में ले जाई जाएगी, उस दिन यहाँ की 90% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। गैरसैंण से याद आया कि गैरसैंण राजधानी बनाए कैसे, क्योंकि वहाँ पे तो ऑक्सीजन की कमी है, कुछ लोगों को वहाँ ठंड लग रही है, कुछ लोगों को सांस नहीं आ रही है। बिल्कुल, अब ऐसा है कि जिनको ठंड लग रही है तो मुझे लगता है कि उनको रजाई लेके घर में रहना चाहिए। उनको अगर एक कंबल में भी ठंड लग रही है तो 2 कंबल 2 रजाइयाँ लेके घर में रहना चाहिए। और राजनीति से उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, क्योंकि ये पहाड़ी प्रदेश है। आपको पहाड़ में जाना पड़ेगा, आपको बर्फ़ देखनी पड़ेगी, बर्फ़ में रहना पड़ेगा। हम लोग जो है बर्फ़ में रहने को तैयार हैं, और बर्फ़ में हम रहते हैं। हमें तो अगर ठंड लगती है तो हम जैकेट पहन लेते हैं, 2 जैकेट पहन लेते हैं, रहते तो हम पहाड़ में ही हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि जो प्रतिनिधि चुना गया है, विधायक चुने गए, उनको एक फिटनेस टेस्ट देना चाहिए पहले? टेस्ट जनता को लेना चाहिए वोट देने से पहले। अब तो जिन्होंने कहा है, मैं उनका नाम ही लेता हूँ, लैंसडाउन के विधायक हैं वो दिलीप रावत जी। और मैं रावत जी से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि रावत जी, लैंसडाउन में तो खूब बर्फ़ पड़ती है, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का जो है क्षेत्र है लैंसडाउन में, आता रहता हूँ, खूब बर्फ़ पड़ती है, तो क्या बर्फ़ आपने देखी नहीं? और अगर आप गैरसैंण जाते हैं तो क्या आपके कमरे में हीटिंग अरेंजमेंट नहीं है? बहुत शानदार सुविधाएं गैरसैंण में है। आप कैसी बात करते हैं? एक पहाड़ी विधायक होते हुए आप गैरसैंण का विरोध कर रहे हो। मुझे तो बड़ी शर्म आती है कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। और लैंसडाउन के विधायक हो आप, वहाँ तो मैं समझता हूँ कि हर साल बर्फ़ पड़ रही है, इस साल भी पड़ी है, फिर आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि मुझे ठंड लग रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है? तो इसका मतलब आपका भी, मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप से संन्यास लेने का समय आ चुका है, आप घर में बैठिए। तो आप कह रहे हो कि बहुत सारे विधायकों को संन्यास ले लेने का समय आ गया है। बिल्कुल, जिन्हें गैरसैंण राजधानी पसंद नहीं है, जिसको गैरसैंण राजधानी पसंद नहीं है, इसका मतलब उसको पहाड़ का विकास पसंद नहीं है। मतलब राजधानी का मतलब हमारा सीधा है कि हम भाई पहाड़ में बैठेंगे तभी तो हम पहाड़ की समस्याओं की अनुभूति करेंगे।
बाग गुलदार जब हमको सामने घर में दिखाई देगा, विधानसभा परिसर में जब बाग गुलदार घूमेंगे, तब मुख्यमंत्री और वन मंत्री बैठ के समाधान निकालेंगे। आज तो देहरादून में उन्हें क्या मतलब, कहाँ किसने बाग को खा दिया, गुलदार ने हमला कर दिया, भालू घुस गया, कोई मतलब नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार पहाड़ में बैठे, पहाड़ की पहाड़ जैसी समस्याओं का अनुभव करे और समाधान निकाले। वो तभी होगा जब लोग पहाड़ में बैठेंगे। इसी चीज़ में जो योगेंद्र चौहान आज़ाद समाज पार्टी के हैं, तो उनने ये बोला था कि आशीष नेगी, आशुतोष नेगी, ये लोग पहाड़ और मैदान की खाई पैदा कर रहे हैं और गैरसैंण को राजधानी क्यों बनाया, रामनगर को बना बोल रहे हैं, उसमें तो प्लेन भी जुड़ता है। ऐसा है ना, ये जो लोग हैं, योगेंद्र चौहान हो या और भी कोई अन्य व्यक्ति हो, ये देखो, इन्होंने कोई, इनके पुरखों ने तो कोई उत्तराखंड बनाने के लिए शहादत नहीं दी है ना। लाठी डंडे तो पहाड़ियों ने ही खाए, लाठी डंडे तो उन्होंने ही खाए जिन्होंने कहा कि कोदा जंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उन लोगों ने उत्तराखंड बनाया है। ये योगेंद्र चौहान हो या XYZ जो कि बाहरी प्रदेशों से यहाँ आ गए, ये कंफर्टेबल जोन चाहते हैं। कंफर्टेबल जोन इनको यहाँ देहरादून में मिल जाता है। जिस दिन राजधानी गैरसैंण चली जाएगी, सारे के सारे गुंडे यहाँ देहरादून से भाग जाएंगे। ये भागेंगे, अपने प्रदेशों में जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे, मतलब आप यूपी बोल में रहे हो कि अभी जाएंगे। क्योंकि अगर ये गैरसैंण आएंगे तो रास्ते में पिटाई होगी इनकी फिर, क्योंकि जैसे ही नीचे उतरेंगे, चमोली में पिटाई होगी, रुद्रप्रयाग में पिटाई होगी, श्रीनगर में पिटाई होगी। इसलिए इस खौफ से कि राजधानी गैरसैंण ना जाए, इसकी ये वकालत करते हैं। कभी रामनगर बोलते हैं, कभी कहीं कहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिस दिन पहाड़ की राजधानी पहाड़ में चली गई, उस दिन जो है इनकी गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। खासतौर पे प्रॉपर्टी का जो काम करते हैं, उनके लिए तो हॉट केक बना हुआ है ना देहरादून। जिस दिन यहाँ से राजधानी शिफ्ट हुई, ये जितने भारी माफिया यहाँ घुस रहे हैं, ये सब भागने वाले हैं। और गैरसैंण जाके गुंडागर्दी करेंगे तो फिर पिटेंगे। पूरा क्षेत्र तो पूरा वो शांतिपूर्ण क्षेत्र है, वहाँ कोई गुंडागर्दी करने की सोचेगा तो उसकी पिटाई होगी फिर। मतलब आप ये इनडायरेक्टली कह रहे हो कि सब अपनी रोटी सेक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये पहाड़ी प्रदेश है, इसकी राजधानी की कल्पना गैरसैंण में की गई थी और विधानसभा से पारित है। ये विधानसभा से पारित है कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बनाई जाएगी। ये हर साल ये कहा जाता है कि अभी बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। अब तो सब कुछ बना हुआ है वहाँ पे। विधानसभा भवन बना हुआ है, सचिवालय बना हुआ है, विधायक निवास बने हुए हैं, कर्मचारियों के लिए आवास बने हुए हैं। आप एक बार जाके देखिए, रिपोर्टिंग करिए, सारी व्यवस्थाएं देहरादून से बेटर फैसिलिटीज़ हैं वहाँ। अब आपकी नीयत ही नहीं है वहाँ जाने की, तो फिर क्या करेंगे आप? तो ये नीयत का सुधार करना आवश्यक है। देखिए, मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, चाहे वो हरियाणा से आए हों या कहीं से भी आ रखे हों, जो उनका चरित्र है, जिस तरह की गुंडागिर्दी कर रहे हैं, मेरे ख्याल से टिकट भी नहीं मिलना चाहिए उनको भाजपा। अगर, लेकिन भाजपा का ऐसा चरित्र नहीं है। इनका चरित्र तो ये है कि ये बढ़ाना जैसे लोगों को बाहर से, हरियाणा से लाके यहाँ चुनाव लड़वा रहे हैं। क्या इनके लिए उत्तराखंड में लोग नहीं है? इनको यहाँ माफिया तंत्र इन्हें सक्रिय करना है। जो पैसा दे देगा मुख्यमंत्री को, उसके टिकट मिल जाएगा। जो पैसा पहुँचा देगा उसको टिकट दे देंगे। तो इनकी तो कार्यशैली के हिसाब से काऊ इनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पैसा इनको खूब मिल जाता है। गुंडागिर्दी हो, रियल इस्टेट के 2 नंबर के धंधे हो, हर जगह से पैसा सरकार को मिलता है। तो इनको तो ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि धनबल की राजनीति ये लोग करते हैं। तो क्या लगता है अभी 27 में परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए, जहाँ तक मेरी देखिए पूरी तैयारी है। ऑफिस जहाँ पे आप इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे मैंने ऑफिस खोल दिया है। और आशुतोष नेगी ऐसा नाम नहीं है जिसको कोई नहीं जानता है। घर घर में आशुतोष नेगी को परिचय देने की आवश्यकता नहीं है कि मैंने पिछले सालों में क्या काम किए हैं और क्या मैं अच्छे काम नहीं कर रहा हूँ। अगर काऊ का और मेरा किसी भी हिसाब से कंपेयर किया जाएगा, तो ना तो एजुकेशन के हिसाब से काऊ मैच कर पाएंगे मुझे, क्योंकि मैं 13-14 साल तो गढ़वाल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ, उसके बाद पत्रकार हूँ, मेरा अपना अखबार है जागो उत्तराखंड, वकील हूँ। आप काऊ की क्वालिफिकेशन ही पूछ लीजिए पहले कि काऊ ने पढ़ाई क्या की है। जिस आदमी ने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, वो अच्छा नेतृत्व ना तो विधानसभा को दे सकता है, ना प्रदेश को दे सकता है। मेरी ये समझ है। बाकी जनता ने तय करना है। क्वालिफिकेशन में, योग्यता के क्राइटेरिया में मैं काऊ से कई आगे हूँ। अब धनबल की बात आए
तो देखिए आशुतोष नेगी के पास जब कोई 2 नंबर का धंधा आशुतोष नेगी नहीं करता तो पैसा तो देखिए वो शराब और पैसा तो बांट नहीं सकता, लेकिन विचार मेरे पास है और वैचारिक पावर जो मेरे पास है, मुझे लगता है कि समाज मेरा साथ देगा। क्या लगता है, क्योंकि बिहार का एग्जाम्पल देख के जन सुराज पार्टी में बहुत सारे प्रोफेसर्स, लॉयर्स, ये सब थे, टीचर्स थे, फिर भी उनका हाल क्या हुआ देख सकते हैं आप। देखिए ये तो समाज को तय करना है कि उसे क्या करना है। क्या हमारा समाज रेडी है आपको एक्सेप्ट मुझे करने लगता है कि रायपुर क्षेत्र में यहाँ पे पढ़ी लिखी जनता है, समझदार जनता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक हैं, शिक्षक हैं और जो कारोबारी हैं वो पढ़े लिखे हैं। मुझे लगता है कि वो ज़रूर इस बात को ध्यान में रखेंगे कि उनका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए। मेरे विधायक बनने से देखिए उनकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान मैं करने में सक्षम हूँ हर तरीके से। एक तो मेरा जो पत्रकारिता का अनुभव है उस वजह से जन समस्याओं को मुझे पहले से ही नॉलेज है। जैसे आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना, तो आप तो जा रहे हैं ना धरातल पे और समस्याओं को देख रहे हैं, आपको समाधान भी पता है, लेकिन क्योंकि आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे। मेरी ग्रोथ भी ऐसी ही हुई है, पत्रकारिता करते हुए मैंने जन समस्याओं को नज़दीकी से देखा है। वकील के रूप में क्या अपराध हो रहे हैं, उनको कैसे उनका निराकरण करना है, वो चीज़ मैंने समझी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की लड़ाई लड़ते हुए मैंने बहुत सारे सामाजिक इश्यूज़ को समझा है। पुलिस किस तरह से गलत काम कर रही है, केशव थलवाल प्रकरण से मैंने सीखा है। मैं लगातार सीख रहा हूँ, सीख इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, तो मैं एक बुद्धिजीवी हूँ और जो भी मैंने सीखा है मैं वापस समाज को देना चाहता हूँ। समाज मुझे आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से मैं समाज के लिए अच्छा काम करूँगा, और मैं असफल भी हो जाता हूँ तो फिर मैं जैसा मैं अभी काम कर रहा हूँ ये काम करने से तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। विधायक बनने के बाद मैं इन चीज़ों को, इन विचारों को लेकर विधानसभा तक जा सकता हूँ। बस इतना ही अंतर है कि अगर जनता चाहेगी तो मैं विधानसभा में इन बातों को रखूँगा, नहीं तो अगली बार आपकी मेरी मुलाकात फिर इस तरह से इंटरव्यू के रूप में होती रहेगी। तो दोस्तों, आशुतोष नेगी जी यूकेडी से, और रायपुर की जनता से उनको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, और आपने देख ही लिया होगा कि वो पहले पत्रकार रह चुके थे, अब वो अखबार भी चलाते हैं और लॉयर भी हैं और प्रोफेसर भी रह चुके हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि यूकेडी रायपुर में विजयी हासिल कर पाती है या नहीं। और ऐसे ही लोगों से मिलने के लिए और जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।